चलो देखो, आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, उसको देखेंगे। वो एक्चुअली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब तक हमने जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है सबका कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन मान सकते हो, एक निचोड़ मान सकते हो, उसमें इसका यूज करना है। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में अगर जब बैठोगे तो तब भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं तुमको। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तुमको पूछना ही पूछना होता है। तो हर तरह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है निश्चित समाकलन। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल। अब तक जो हम लोग समाकलन पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस है। अगर हम कहते थे कि किसी भी अवकलन का प्रति अवकलज को, किसी भी अवकलन के प्रति अवकलज को हम क्या कहते थे? हम समाकलन कहते थे। यदि किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का अगर हम समाकलन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करें, एक दिए गए सीमा के अंतर्गत करें, तो उसको हम निश्चित समाकलन कहेंगे। अगर किसी फलन का अगर हम समाकलन एक दिए गए मान के अंतर्गत करें कि हाँ तुमको यहां से यहां तक ही समाकलन करना है, तो वह क्रिया जो होती है वह निश्चित समाकलन कहलाती है। और इसको मुख्य रूप से अगर कोई फलन मान लो f(x) है और इसको एक निश्चित सीमा के अंतर्गत समाकलन करना है, तो इसको हम इंटीग्रेशन a to b f(x) dx से प्रदर्शित करते हैं। इंटीग्रेशन a to b, इसके पहले एक्चुअली तुम ऐसे पढ़ते थे, इंटीग्रेशन f(x) dx, नॉर्मल तरीके से तुम लोग उसका समाकलन कर देते थे। लेकिन अब क्या एक निश्चित सीमा देगा कि यहां से यहां तक ही तुम्हें समाकलन करना है, तो यह सीमा यह हो जाएगा a to b f(x) dx, यानी a से b तक दिए गए फलन का समाकलन करना होता है हमें। इसमें a को समाकलन का लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और ये जो ऊपर होता है ना उसको हम अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिमिट, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, उच्च सीमा। नीचे वाले को क्या कहते हैं? लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अपर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। अगर किसी फलन f(x) का, अगर किसी फलन f(x) का, देख लेना, इंटीग्रेशन, इसका अगर इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) हो तो एक निश्चित समाकलन के अंदर इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? यानी इंटीग्रेशन यहां dx, a to b f(x) dx बराबर इसका समाकलन मान लो यह हो गया f(x), तो इसको सीमा के अंतर्गत रखते हैं। यहां लिखते हैं लोअर लिमिट, यहां लिखते हैं क्या? अपर लिमिट। और एक चीज याद रखना कि जब भी निश्चित समाकलन की बात आती है तो वहां कांस्टेंट का मान नगण्य हो जाता है, न के बराबर हो जाता है या जीरो हो जाता है। तो वहां इसके पहले जो समाकलन करते थे वो क्या करते थे? अलग से हम सी रखते थे ना, लास्ट प्लस सी करते थे। लेकिन हम यहाँ प्लस सी नहीं करेंगे, वहां सी का कोई यूज ही नहीं है, सी को छोड़ देंगे अब। तो ये क्या करते हैं? a to b, इसका समाकलन हो जाता है। अब अगला प्रोसेस हमारा यह होता है कि यहाँ जो फलन में x है जिसे हमने समाकलन करने पे प्राप्त किया है, उस x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे? अपर लिमिट, और माइनस, फिर x की जगह पर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट रखेंगे घटाकर। यह प्रोसेस होता है इसको करने का, यह प्रोसेस होता है इसको करने का कि अगर किसी फलन का
समाकलन एफ एक्स हो तो किसी निश्चित सीमा के अंतर्गत उसका समाकलन उस निश्चित सीमा के अंतर्गत ही रखते हैं। और करते क्या है कि दिए गए फलन में x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, माइनस फिर x की जगह पर एक बार क्या रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। एक बार देख लो फिर आगे देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। अगर मान लो कोई फलन दे दिया, कहेगा इंटीग्रेशन 2 to 5 एक्स स्क्वायर, बहुत छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान बताइए। इंटीग्रेशन 2 to 5 एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान बताइए। तो है हमारे पास तरीका, उस तरीके से तोड़ दें। इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, एक्स का पावर 2 + 1 अपान 2 + 1। सी रखते थे लेकिन ये डिफिनिट इंटीग्रल है इसलिए नहीं रखेंगे, और इसका लिमिट रख देंगे कहां से कहां तक, 2 से लेकर 5 तक। यह हो जाएगा कितना, x का पावर 2 और 1 3 बटा 2 और 1 कितना 3, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 5 तक। एक बार करेंगे क्या, x के जगह पर अपर लिमिट तो 5 का क्यूब माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट 2 का क्यूब बटा कितना 3। 5 का क्यूब करेंगे कितना 125 माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 बटा कितना 3 ना, कितना हो जाएगा 125 में से 108 निकल गया, कितना बचेगा 117 बचेगा क्या, बटा 3 कट जाएगा क्या, 3 3 का 9 3 9 27, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, एक और क्वेश्चन ले लें। कहेगा कि इंटीग्रेशन 3 to 6 या 3 to 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस e का पावर x dx का मान बताइए। इसका मान हमें बताना है। इंटीग्रेशन 3 to 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस e का पावर x dx इजिकल टू, पहले हम नॉर्मल तरीके से समाकलन इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 to 5 कितना x स्क्वायर dx प्लस कितना 7 इंटीग्रेशन 3 to 5 x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 5 e का पावर x dx, दिस इज इक्वल टू 5। और x स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 होगा ना, पावर में एक ऐड होता है बटा फिर पावर में एक ऐड हो जाता है। इसका लिमिट रख दो 3 to 5 प्लस 7, x का समाकलन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 3 to 5 और प्लस e का पावर x का e का पावर x ही होता है 3 to 5। अब रखें 5, एक बार इसके जगह पर अपर लिमिट तो हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 3 का क्यूब बटा 3 प्लस 7, फिर इसके जगह पर क्या हो जाएगा अपर लिमिट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा 2 लोअर लिमिट रखने के बाद प्लस e का पावर 5 माइनस e का पावर कितना 3, यही होगा ना। दिस इज इक्वल टू 5, इसका क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 3 का क्यूब करेंगे कितना 9 बटा 3 प्लस 7, यह हो जाएगा 25 ना, माइनस 9 बटा 2 प्लस इसको तो ऐसे ही छोड़ दो e का पावर 5 माइनस e का पावर 3, क्योंकि ये हल नहीं हो पाएगा इससे आगे। दिस इज इक्वल टू 125 से 9 निकाल दो कितना बचेगा 100 इंटू 5 ना अपॉन 3 प्लस 7, फिर यहां 25 में से 9 निकलेगा कितना बचेगा 16 बटा 2 ना,
गलत लिख दिए, 16 बचेगा प्लस e का पावर 5 माइनस e का पावर 3। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिस इक्वल टू ये हो जाएगा, गुणा कर दो, 6 पचे 30, 11 पचे 55 और 3 58, 580 बटा 3 प्लस कितना, ये कट जाएगा 8 बार में, 8 सते 56 प्लस e का पावर 5 माइनस e का पावर 3। ये आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा हल नहीं होता है। ठीक है, अब इसी में ये केवल इतना नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, इसके पहले जो भी पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। खंडशः समाकलन जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट पढ़ते थे ना, उसका भी इसमें यूज आ जाएगा। थोड़ा उसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e का पावर 2x dx को हल करना है हमको। यानी इसमें टू फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, यहां और यहां दो फलन आ गया, एक यहां और एक यहां, तो ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दिया, तो इसका मतलब ये कि ये निश्चित समाकलन भी हो गया। तो दोनों रूल एक साथ अप्लाई करेंगे। तो तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से लेकर पहले इसका खंडशः समाकलन कर देंगे, ठीक है। और खंडशः समाकलन करने के बाद अंत में जितना भी रिजल्ट आएगा, फिर उसका हम जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेकर है, उसको समाकलन के आधार पर समाकलन में जो प्राप्त हुआ है उसको रख देंगे। जैसे यह था क्वेश्चन, तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे। हम लेकर चलेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x का, केवल x e का पावर 2x dx। ये पहला फलन मान ले, इसको क्या मान लेंगे, दूसरा फलन मान लेंगे इलेट के द्वारा। तो क्या करेंगे, x को छोड़ेंगे, इसका e का पावर 2x का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx x, फिर इंटीग्रेशन e का पावर 2x dx होल dx। दिस इज इक्वल टू x e का पावर 2x का समाकलन e का पावर 2x अपॉन 2, यही हुआ ना, माइनस इंटीग्रेशन x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e का पावर 2x का समाकलन e का पावर 2x अपॉन 2 और प्लस कितना c, dx छूट रहा है, ये वाला dx प्लस c। यह हम c इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी निश्चित समाकलन हम नहीं रख रहे हैं, अभी हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट वाला नियम लगाकर कर रहे हैं। यह हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, इसको कर दो 1/2 x e का पावर 2x माइनस, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 को तो बाहर कर देंगे, 1/2 और पुनः e का पावर 2x का करेंगे, तो e का पावर 2x अपान कितना देगा, 2 प्लस c, या दिस इज इक्वल टू 1/2 x e का पावर 2x माइनस 1/2 e का नहीं 1/2 नहीं 1/4 हो जाएगा ना, और e का पावर 2x प्लस कितना c, यही होगा। एक काम करते हैं, e का पावर 2x इसमें से कॉमन कर लेते हैं, e का पावर कितना 2x कॉमन कर लेते हैं, x भी तो है ना, x भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, यहीं से इसका लिमिट अप्लाई करें, तो इसलिए आप ये लेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन 0 to 1 x e का पावर 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने जितना समाकलन किया है 1/2 x e का पावर 2x माइनस 1/4 e का पावर 2x। अब ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। अब पहला प्रोसेस हमारा ये होगा
कि जहां जहां x है उसके जगह पर एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस जहां जहां x है उसके जगह पर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। देखना ध्यान से, तो पहले हम अपर लिमिट रख रहे हैं 1/2 x, x के जगह पर कितना रखेंगे 1, फिर e का पावर 2x, x के जगह पर कितना 1, माइनस 1/4 e का पावर 2, फिर x के जगह पर कितना 1, ये होगा ना। ये हमने रख दिया x की जगह पर अपर लिमिट, माइनस फिर x की जगह पर क्या रखेंगे लोअर लिमिट 1/2 x, x की जगह पर 0, यही है e का पावर 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना 0, माइनस 1/4 e का पावर 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना 0। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 से इसमें गुणा करेंगे 1/2 e का पावर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा ना, माइनस 1/4 कितना e का पावर 2, माइनस ये देखना, ये 0 से जब मल्टीपल करेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 e का पावर 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 2e का पावर 2 माइनस e का पावर 2 और प्लस 1/4 e का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। दिस इज इक्वल टू 2e स्क्वायर में से e स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा e स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4, या 1/4 कॉमन कर लें तो e स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, कुछ क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देख लेते हैं। जैसे आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन एक्स dx, साइन का समाकलन कितना 0 to π/2 साइन एक्स dx का मान बताइए, ये करके देगा। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स dx, दिस इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा माइनस कास एक्स, और इसका लिमिट रखो कितना 0 से लेकर π/2 तक, फिर माइनस को बाहर कर दो, फिर कास एक्स की जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस कास, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट माइनस कास π/2 का मान कितना होता है, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, और माइनस कास 0 का मान कितना 1 होता है। तो 0 में से 1 निकल गया -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए देख लो एक बार। इसमें थोड़ा सा और अलग तरह का क्वेश्चन देख लें।
कह देगा इंटीग्रेशन 0 to 2 1/x² माइनस 1/3x³ dx का मान बताइए। इसका कह दिया तो हम करेंगे क्या, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले पहले हमारे इंटीग्रेशन को। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 1/x² dx माइनस 1/3 को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन 0 to 2 1/x³ dx। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा और इसको बढ़ाएं, 0 to 2 ये ऊपर जाएगा तो x का पावर कितना होगा, -2 ना, -2 dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 2 x का पावर कितना हो जाएगा, -3 dx। दिस इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 का मान रखो 0 to 2 माइनस 1/3 x का पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और ये हो जाएगा 0 to 2। दैट इज इक्वल टू, अब यहां क्या हो जाएगा, x का पावर -2 में से एक निकल गया -1 ना, बटा -1 0 से लेकर 2 तक -1/3, यह हो जाएगा x का पावर -2 बाई -2 0 to 2। यहां रख देते हैं इसका लिमिट रखेंगे तो क्या करेंगे, एक बार x के जगह पर अपर लिमिट, x का पावर -2 नहीं 2 का पावर ना, 2 का पावर -1 माइनस 0 का पावर -1 बटा -1, फिर -1/3, फिर x जगह पर 2 का पावर -2 और माइनस, फिर 2 का पावर 0 का पावर -2 और बटा -2। ये 0 है, खत्म हो जाएगा, 2 का पावर -1 है, इसको बटा में लाएंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, +1 ना, अब माइनस है पहले से तो माइनस यहां लिख दो, 2 का पावर +1 का मतलब 2 और -1/3, फिर ये क्या होगा, 3 दूना 6 होगा ना, और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यहां भी 0 खत्म हो जाएगा, 2 का पावर -2 है, इसको बटा में लाएंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा +2, 2 का पावर क्या हो जाएगा +2, ये -1/2 धन 1/2 का वर करेंगे 4 4 6 24, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24 होगा ना, तो 2 से गुणा करेंगे इससे, 12 दूना 24, 12 का नम 12 और +1, 12 में से 1 निकल गया -11/24, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो किसी को डाउट है? ठीक है, तो कल के इसके सेकेंड लेक्चर में हम उसका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करके इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो इतना।